Hello students, today we will study about the process of recombinant DNA technology। इससे पहले का जो भी प्रोसीजर था वो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको आइसोलेट करना पड़ता है। आइसोलेट कहाँ से करेंगे? सेल से करेंगे। तो हमें पता है एक सेल के अंदर अगर प्लांट सेल है तो उसमें सेल वॉल भी होती है, बैक्टीरियल सेल है तो उसके अंदर भी सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती। तो सेल वॉल को डिग्रेड करना पड़ता है, पहले सेल वॉल को डाइजेस्ट करेंगे। तो अगर वो सेल वॉल सेलुलोज की बनी है देन वी नीड एंजाइम सेलुलेज। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमें एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है सेलुलेज की। अगर सेल वॉल मान लो बैक्टीरिया की है, ठीक है, बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। बैक्टीरियल सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। तो इसके लिए हमें लाइसोजाइम एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। जो अगर फंगस की सेल वॉल हमें डाइजेस्ट करनी है तो उसके लिए फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। देन वी नीड एंजाइम काइटिनेज, ठीक है, तब हमें काइटिनेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद क्या आता है? सेल मेम्ब्रेन आता है। तो सेल मेम्ब्रेन बना होता है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का। तो लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए हमें एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है लाइपेजेस की, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएजेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर आरएनए को डाइजेस्ट करना है देन देयर इज़ आरएनएज एंजाइम, ठीक है, राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम। अब यहाँ से उसके बाद हम डीएनए को आइसोलेट कर लेंगे। हमने सेल वॉल को डाइजेस्ट कर दिया, हमने सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर दिया। उसके बाद जो इसका मटेरियल होता है इसको डाल लिया जाता है एक ट्यूब के अंदर। उसके बाद इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। जब इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे और उसके बाद इसके अंदर मिक्स किया जाता है चिल्ड इथेनॉल, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर चिल्ड इथेनॉल मिक्स किया जाता है। जब इसमें चिल्ड इथेनॉल मिक्स करते हैं तो डीएनए यहाँ पे ऊपर आ जाता है, ठीक है, फोग सा बन के ऊपर आ जाता है। उसके बाद इसको एक स्पैचुला की हेल्प से बाहर निकाल लिया जाता है। कुछ इस टाइप से इंस्ट्रूमेंट होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे स्पैचुला की हेल्प से इस डीएनए को बाहर निकाल लिया जाता है। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज स्पूलिंग। इस प्रोसेस को स्पूलिंग कहते हैं, ठीक है। ये बहुत बार आता है एमसीक्यू कि डीएनए को आइसोलेट करने के लिए, डीएनए को बाहर निकालने के लिए कौन से केमिकल का यूज़ किया जाता है? देन द आंसर विल बी चिल्ड इथेनॉल, ठीक है। उसके बाद इस जो डीएनए हमने आइसोलेट किया है, वेक्टर डीएनए है, उसके साथ भी सेम प्रोसीजर अप्लाई करना होगा उसके डीएनए को आइसोलेट करने के लिए, ठीक है। अब जो डीएनए आइसोलेट हो गया है उसको स्पेसिफिक लोकेशंस पे कट करना पड़ेगा। उसके लिए जो एंजाइम्स यूज होते हैं वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनके बारे में। दे आर नोन एज मोलिकुलर सीजर्स। मोलिकुलर सीजर्स का मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या करेंगे? उस डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशंस पे कट कर देंगे, ठीक है। अब ये डीएनए स्पेसिफिक लोकेशन पे कट हो गया। कौन सा डीएनए? फॉरेन डीएनए, मतलब कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो वाला डीएनए, उसके साथ साथ वेक्टर डीएनए, दोनों को ही स्पेसिफिक लोकेशंस पे कट करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन करके बताया था इको आर1 का एक्शन, इको आर1 एंजाइम होता है उसका एक्शन। नाउ वी कम टू एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी हम पढ़ चुके हैं, उसके लिए लास्ट वीडियो देख लेना आप। तो एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ ब्रीफ में कि जो डीएनए है, डीएनए के जो स्ट्रैंड कट किए हैं अब उनको उनकी लेंथ के हिसाब से, उनके साइज़ के हिसाब से सेपरेट किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए जो जेल यूज़ किया जाता है वो एग्रोजेल या अगार जेल भी बोल सकते हैं। और डीएनए यहाँ पे क्योंकि डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है तो कैथोड पे प्रेजेंट होता है और कैथोड से एनोड की तरफ डीएनए को रन कराया जाता है। जो स्मॉलर मॉलिक्यूल होंगे, लाइटर इन वेट होंगे, वो दूर तक रन करेंगे और जो हैवियर इन वेट होंगे वो पास में ही रह जाएंगे, ठीक है। उसके बाद उस डीएनए को, जो डीएनए का स्मॉल सैंपल है, उसको एम्पलीफाई किया जाता है, मतलब उसकी बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज़ बनाई जाती हैं। उसके लिए प्रोसीजर होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या का फंक्शन है? इट इज़ यूज टू एम्पलीफिकेशन ऑफ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए,
ठीक है। इसका फोरेंसिक साइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है पीसीआर का, क्योंकि वहाँ पे कई बार क्या होता है कि बहुत ही कम डीएनए मिलता है, बहुत ही लेस डीएनए मिलता है। उस लेस डीएनए को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए पीसीआर का यूज़ किया जाता है। 3 प्रोसीजर्स के अंदर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है डीनेचुरेशन। फर्स्ट इज डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब होता है डीएनए के स्ट्रैंड्स को अलग करना। तो यहाँ पे ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम, तो इस स्ट्रैंड को अलग किया जाएगा, मतलब इसके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट किए जाते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती है, मतलब ऑलमोस्ट 90 से 92 डिग्री सेल्सियस हीट जब डीएनए पे अप्लाई की जाती है तो डीएनए के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, डीएनए के स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे। इस प्रोसेस को डीनेचुरेशन कहा जाता है। ये तो खैर करवाया जा रहा है, लेकिन अगर नेचुरली कभी भी डीनेचुरेशन होता है तो हमारा जो डीएनए है वो परमानेंटली डैमेज भी हो सकता है, परमानेंटली ख़त्म भी हो सकता है। ठीक है, ये शॉर्ट टाइम के लिए कराया जाता है, कुछ सेकंड्स के लिए ही। उसके बाद जब स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं देन द सेकेंड प्रोसेस इज एनिलिंग। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस है एनिलिंग। एनिलिंग के अंदर छोटे छोटे केमिकली सिंथेसाइज्ड प्राइमर्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ा था तब प्राइमर्स यूज़ किए थे। तो ये डीएनए के 3 प्राइम एंड की तरफ यहाँ पे प्राइमर्स लगाए जाते हैं। जैसे हमने डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर प्राइमर्स पढ़ा था ना, प्राइमर्स का फंक्शन क्या होता है, छोटे छोटे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसेज होती हैं, ये छोटी छोटी सीक्वेंसेज होती हैं। तो हमने वहाँ पे तो 5 प्राइम एंड पे ऐड किया था डीएनए रेप्लिकेशन में, लेकिन यहाँ पे 3 प्राइम एंड की तरफ ऐड होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसेज होती हैं जिनको 3 प्राइम एंड पे ऐड किया जाता है। ये जो प्राइमर्स हैं ये डीएनए के स्ट्रैंड का एक्सटेंशन करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, डीएनए के स्ट्रैंड्स का एक्सटेंशन करने में हेल्प करेंगे, इधर से 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन की तरफ, इधर से, ठीक है, एक्सटेंशन करने में हेल्प करेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के अंदर हमने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा था, तो ये रेप्लिकेशन 4 थी। तब एक्सटेंशन के लिए जो एंजाइम था वो कौन सा था, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ह्यूमन बीइंग का इतने टेम्परेचर पे काम नहीं कर सकता। एक्सटेंशन के लिए जो टेम्परेचर होता है वो 75 से 80 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जो ह्यूमन डीएनए है वो इतने हाई टेम्परेचर पे वर्क नहीं कर सकता। उसके लिए एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना, IMP लिख लेना भले इस पे। ठीक है, तो थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया का पॉलीमरेज एंजाइम लिया जाता है, डीएनए पॉलीमरेज लिया जाता है। ठीक है, ये डीएनए पॉलीमरेज इस थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया का यहाँ पे ऐड किया जाएगा। उसके बाद ये एक्सटेंशन हो जाती है स्ट्रैंड की। ठीक है, यहाँ पे भी एक्सटेंशन होगी, देखो कंप्लीट स्ट्रैंड की फॉर्मेशन हो गई, और यहाँ पे भी एक्सटेंशन होगी, कंप्लीट स्ट्रैंड की फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे जो डीएनए है उसका एम्प्लीफिकेशन हो गया। इसके बाद मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बना ली जाती हैं, मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बना ली जाती हैं। ठीक है, उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा। कैसे बनेगा कि ये जो डीएनए है इसको वेक्टर डीएनए के साथ, वेक्टर डीएनए मतलब कि प्लाज्मिड या फिर कोई भी वेक्टर हो सकता है। ठीक है, वेक्टर डीएनए के साथ जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमारा फॉरेन डीएनए है, उसको ऐड कर दिया जाता है। एंड द एंजाइम विच हेल्प इज लाइगेज एंजाइम। लाइगेज को मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहा जाता है। अब जो डीएनए बना है इसको होस्ट सेल के अंदर डालना पड़ेगा। होस्ट सेल कौन सी होगी कि जैसे ई कोलाई के अंदर हमने डालना है। ठीक है, तो ई कोलाई क्या है, होस्ट सेल है। और इंसर्शन के लिए जो होस्ट सेल है उसको कॉम्पिटेंट बनाना ज़रूरी है। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम। ठीक है, कॉम्पिटेंट बनाने के लिए डिफरेंट मेथड्स हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, जिनमें से एक डाइवेलेंट आयन से ट्रीटमेंट था, एक फर्स्ट था डाइवेलेंट आयन से ट्रीटमेंट, सेकंड था हीट शॉक ट्रीटमेंट,
उसके बाद नंबर 3 था बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड, ठीक है, जीन गन मेथड। उसके बाद नंबर 4 था डिसआर्म्ड पैथोजन, ठीक है, नंबर 4 था डिसआर्म्ड पैथोजन। उसके बाद नंबर 5 था माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है, नंबर 5 था इसमें माइक्रो इंजेक्शन। तो ये कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी होस्ट सेल के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि अब होस्ट सेल के अंदर तो डाल लिया, लेकिन क्या एक ई कोलाई बैक्टीरिया या फिर एक होस्ट के अंदर डालने से ही मल्टीपल अमाउंट में मिल जाएगा हमें अपना प्रोडक्ट? नहीं। तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक वेसल्स होती हैं, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक वेसल्स होती है जहाँ पे हम अपने कल्चर को लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस कर सकते हैं, लार्ज क्वांटिटी में अपना जो प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसके लिए जो स्पेशल वेसल्स होती हैं उनको कहा जाता है बायो रिएक्टर्स, ठीक है, दीज आर नोन एज बायो रिएक्टर्स। तो बायो रिएक्टर्स की डेफिनेशन सुन लो, दीज आर दी वेसल्स, ठीक है, ये क्या होती है? वेसल्स होती है जिनके अंदर रॉ मटेरियल डाला जाता है रॉ मटेरियल डाला जाता है एंड दिस रॉ मटेरियल इज बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू सॉरी बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, ठीक है। बायोरिएक्टर्स वो वेसल्स होती हैं जिनके अंदर रॉ मटेरियल डाला जाता है, उसके बाद वो रॉ मटेरियल बायोलॉजिकली कन्वर्टेड किया जाता है प्रोडक्ट में। इसके अंदर जो बायोरिएक्टर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर, स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर, एंड सेकेंड इज स्पार्ज्ड टैंक बायोरिएक्टर, स्पार्स टैंक बायोरिएक्टर, ठीक है। जो स्टिर टैंक बायोरिएक्टर है इसको मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। तो ये मेनली एक सिलेंड्रिकल वेसल होती है जिसका जो बेस है वो कर्व्ड होता है, ठीक है, ताकि जो मिक्सचर हो सके, मिक्सिंग होती है जो ब्रोथ की इसके अंदर जो डाला हुआ है उसकी अच्छे से मिक्सिंग हो सके। उसके लिए ब्लेड जो दिख रहे हैं ना, एजाइटेटर जैसे ब्लेड होते हैं। एजाइटेटर का फंक्शन क्या होता है? मिक्सिंग करना किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो इसको कहा जाता है फ्लैट ब्लेड इम्पेलर, दिस इज़ नोन एज फ्लैट ब्लेड इम्पेलर। एक स्टिर टैंक बायोरिएक्टर के अंदर सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, फैसिलिटेट किया जाता है ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस हो, ठीक है। तो इसके अंदर ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम भी है, यहाँ पे ये मोटर है इसकी, ठीक है। यहाँ पे एक एसिड और बेस रेगुलेटर होता है, दिस इज एसिड बेस रेगुलेटर, ठीक है। यहाँ पे स्टीम के लिए होता है, स्टीम किस लिए? स्टेरलाइजेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से स्टेराइल एयर जाती है, इसके अंदर जो डाला जाता है उसको ब्रोथ कहा जाता है। ब्रोथ का मतलब कि जो कल्चर होता है ना, हमारा कल्चर जो न्यूट्रिएंट मीडियम होता है उन बैक्टीरिया के लिए, उन ऑर्गेनिजम्स के लिए, उसको ब्रोथ कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये फोम ब्रेकर है, कई बार घूमते घूमते क्या होता है ना कि फोम बन जाते हैं किसी भी मीडियम के अंदर, तो ये फोम ब्रेकर होता है, फोम्स को तोड़ता है, ठीक है। ये जो ब्लेड्स घूमती रहती हैं ये न्यूट्रिएंट को इकट्ठा नहीं होने देती, कोई चीज़ घूमती रहेगी तो इकट्ठा कैसे होने देगी, ठीक है, ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। उसके बाद एक इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है। इनलेट से जो न्यू मीडियम है वो डाला जाए और आउटलेट से जो प्रोसेस्ड मीडियम है उसको बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। दूसरा जो स्पार्ज टैंक बायोरिएक्टर होता है उसके अंदर इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती, वहाँ पे एक स्पार्जर होता है। स्पार्जर का मतलब जो किसी चीज़ को स्प्रिंकल करे, ठीक है। तो ये एक स्पार्जर होता है, एक ट्यूब होती है जिससे ऑक्सीजन या एयर है वो रिलीज होती रहती है, ठीक है, बबल रिलीज होते रहते हैं। और उसके अंदर ऊपर जो गैसेज है उसके लिए सरफेस एरिया ऐसे इंक्रीज़ किया जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज़ किया जाता है। तो स्पार्ज टैंक बायोरिएक्टर है, इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में, मेनली स्टिर टैंक बायोरिएक्टर्स का यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट आता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। देखो जैसे ही हमारा जो प्रोडक्ट बन गया, अब उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है। हमें पता है कोई भी रॉ मटेरियल बना है, उसकी प्रोसेसिंग के बाद तो मार्केट में लाया जाता है। जैसे कि सोल्ट है, तो हमें रॉक से सोल्ट मिल गया, हमें समुद्र से सोल्ट मिल गया। अब समुद्र से सोल्ट मिलने के बाद उसकी फैक्ट्रीज़ में प्रोसेसिंग की जाती है, उसको प्योरीफाई किया जाता है, तभी तो उसको आगे लाया जाता है, तभी तो पैकेजिंग करके भेजा जाता है। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इज़ मेनली द प्रोसेसिंग of the product, the processing of the product before marketing। ठीक है, मार्केटिंग से पहले उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, जिसमें इसका सेपरेशन किया जाता है होस्ट से, उसके बाद इसका प्योरीफिकेशन किया जाता है, उसके बाद इस प्रोसेस को कहा जाता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, उसके बाद इस प्रोडक्ट के अंदर प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं ताकि वो लंबे टाइम तक ठीक रह सके। ठीक है, उसके बाद उसको क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है, जैसे ड्रग्स वगैरह कुछ बनाए हैं तो उनको क्लिनिकली ट्राई किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हर प्रोडक्ट की टेस्टिंग के बाद उसको मार्केट में कमर्शियलाइज किया जाएगा। तो ये था डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। यहाँ पे हमारा चैप्टर 11 ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।